नमस्कार मित्र, बिहार की सियासी गलियों में आज एक ऐसा तूफान उठा है जो विधानसभा चुनाव 2025 की दहलीज पर खड़ी एनडीए सरकार को हिला सकता है। आरोप लगाने वाला कौन है, आरोपी कौन है, यह भी बहुत दिलचस्प है। शायद आने वाले वक्त में यह जो आरोप है वह बिहार की राजनीति की दशा दिशा बदल सकते हैं। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर है और जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वह कोई और नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। एक से बढ़कर एक आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए जिससे कि शायद आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी की जमीन हिल जाए, लेकिन सम्राट चौधरी बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है। अब दोनों के जंग का क्या परिणाम होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो धमाके प्रशांत किशोर ने किए हैं एक बिहारी मतदाता होने के कारण आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके इस जंग का परिणाम क्या होगा जानने के लिए देखिए मेरा यह वीडियो। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला किया। जो धमाका किया वह 1995 के तारापुर हत्याकांड के आरोपी होने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। यह बयान न केवल चौधरी की राजनीतिक यात्रा पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन की विश्वसनीयता पर भी प्रहार करते हैं। किशोर का यह हमला बिहार की राजनीति के इतिहास को फिर से खंगालने वाला है। 1995 का वह काला अध्याय जब मुंगेर जिले के तारापुर में 7 निर्दोषों की हत्या हुई थी, आज फिर सुर्खियों में है। सभी पीड़ित कुशवाहा समुदाय यानी चौधरी के ही जाति के हैं और किशोर का दावा है कि चौधरी ने फर्जी उम्र प्रमाण पत्र बनवाकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। क्या यह आरोप एक सियासी साजिश है या सच्चाई का आईना? पटना के एक होटल में दोपहर 2 बजे शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने मंच से कहा, 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए, 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। क्या इस वीडियो में लगाए गए सारे आरोप सही हैं? क्या आपको लगता है कि यह वीडियो बिहार की सियासत को बदल देगा? जानने के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। और इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के बीच में सनसनी फैल गई। किशोर ने जेडीयू के अशोक चौधरी पर भी 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाया और कहा कि अगर मानहानि का नोटिस वापस नहीं लिया तो सबूत सार्वजनिक कर दूंगा। यह पहली बार नहीं है जब किशोर ने एनडीए पर हमला किया। पिछले हफ्ते उन्होंने दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन सम्राट चौधरी पर हत्याकांड का आरोप सबसे घातक है। किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार साफ सुथरे हो सकते हैं लेकिन उनके मंत्री बिहार को लूट रहे हैं। यह बयान बिहार चुनाव से ठीक 6 महीने पहले आया जब जन स्वराज तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है। क्या यह बन पाएगा यह तो भविष्य की गोद में है, लेकिन यह तारापुर हत्याकांड है क्या जिसने कि एक बार फिर बिहार की सियासत में सनसनी फैला दी। वह काला दिन जब बिहार के इतिहास में 1995 में एक ऐसा वर्ष था जब जातिगत हिंसा ने राज्य को झकझोर करके रख दिया। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड जो कि आज भी पिछड़ेपन का प्रतीक है, उस समय राजनीतिक रंजिश का शिकार हुआ। 15 अगस्त 1995 को स्वतंत्रता दिवस के दिन तारापुर बाजार में एक सभा के दौरान बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से यह इलाका पूरा थर्रा उठा।
7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह और उनके 6 समर्थक थे। सभी कुशवाहा समुदाय से थे। हमलावरों ने बम गोलियों का इस्तेमाल किया, जिससे कि इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस जांच में सम्राट कुमार मौर्य, जो कि बाद में सम्राट चौधरी के नाम पर प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया। उस समय चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा नेता थे और सदानंद सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे। एफआईआर में लिखा गया कि हमला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित था। चौधरी समेत 22 परिवारजन जेल भेज दिए गए, लेकिन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जहां वह खुद को 14 वर्ष का नाबालिग बताया। कैसे किया, आप लोगों ने प्रशांत किशोर के वीडियो में देख लिया होगा। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया, क्योंकि उस समय नाबालिगों पर ट्रायल नहीं चलाया जाता था। किशोर के अनुसार यह सब फर्जीवाड़ा था। उन्होंने चौधरी के मैट्रिक रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें कि 234 नंबर से फेल होने का उल्लेख किया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक फेल हैं। फिर 2010 के हलफनामे में खुद को उन्होंने 7वीं फेल बताया और अब डॉक्टरेट का दावा करते हैं। यह सब झूठ की परतें हैं, किशोर ने कहा। 1995 के केस में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार ने इसे दबा दिया। आज 30 साल बाद यह मामला फिर जीवित हो गया है। तारापुर हत्याकांड बिहार के राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक था। कुशवाहा समुदाय, जो कि कोयरी और कुशवाहा के रूप में जाना जाता है, उस समय राजनीतिक रूप से उभर रहा। सदानंद सिंह एक स्थानीय कांग्रेस नेता थे, जो कि भूमि सुधार व किसान मुद्दों पर सक्रिय थे। हमलों के बाद इलाके में कर्फ्यू लग गया और मानवाधिकार आयोग ने लालू सरकार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। चौधरी के परिवार पर भी हमले हुए, जिसके बाद नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला था। यह घटना चौधरी की राजनीतिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट बनी। आखिर कैसे टर्निंग पॉइंट बनी और कैसे एक साधारण सा युवा नेता बिहार का उप मुख्यमंत्री बना, यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। बस आप लोग मेरे साथ में बने रहिए, कहानी में बहुत ट्विस्ट व टर्न है। सम्राट चौधरी का जन्म 1969 में मुंगेर के तारापुर में एक साधारण कुशवाहा परिवार में हुआ, लेकिन उनकी राजनीतिक नामों के साथ साथ विवादों से भरी हुई है। शुरुआत में वो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन 1995 के केस के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। 2000 में वह बिहार के विधानसभा से चुने गए, लेकिन उम्र विवाद के कारण निलंबित कर दिए गए। फिर 2010 में विधान परिषद के सदस्य बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें भोजपुर से टिकट दिया, जहां वो जीते और उप मुख्यमंत्री बने। चौधरी के नाम बदलने का सिलसिला किशोर के अनुसार बचने का तरीका था। सम्राट कुमार मौर्य से राकेश कुमार और फिर सम्राट चौधरी, हर बार नाम बदलकर केस से भागे। पहले हम लोग सम्राट चौधरी की पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं। प्रशांत किशोर बताते हैं कि कैसे सम्राट चौधरी ग्रेजुएशन करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी ने शिक्षा के फर्जी दावे किए हुए हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट के डॉक्टरेट, जबकि वह मैट्रिक फेल है। चुनावी हलफनामे में गलतियां साफ दिखती हैं। 2020 में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई, जो कि 1995 में 26 साल बताती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1981 में जन्म का दावा किया। यह विरोधाभास किशोर का मुख्य हथियार है। चौधरी की राजनीति जाति पर टिकी हुई है, कुशवाहा वोट बैंक पर टिकी हुई है। वे भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और नीतीश के साथ गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब यह अतीत उनके लिए बोझ बन गया है। इस पर सम्राट चौधरी का क्या कहना है, यह भी बहुत दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप पर मर्डर का चार्ज है, आपका नाम फर्जी है। देखिए, ये बेचारे नए आए, अभी मैं बार बार कहता हूँ 95 में एक पॉलिटिकल केस में, मैं उसके पहले राजनीति में नहीं था। हमको, मेरे परिवार के 22 लोग जेल में थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार पे प्लेंटी किया और मेरा नाम सम्राट चौधरी है, इसमें कहीं कोई डिफरेंट नहीं है। मेरे घर का नाम राकेश है, इसमें कहाँ भी कोई डिफरेंट है। नाम नहीं बदलवाया आप। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा कि 1995 में हम जेल गए, परिवार के 22 सदस्य बंद थे। नीतीश कुमार ने मेरे लिए पैदल मार्च किया। मानवाधिकार आयोग ने लालू सरकार को दोषी ठहराया। अब जनता फैसला करेगी, एनडीए फिर बनेगी। उन्होंने प्रशांत किशोर को
खोजी बाबू कहकर तंज किया। जेडीयू में चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अशोक चौधरी ने किशोर के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। किशोर ने जवाब में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के दस्तावेजों का वादा किया है। विपक्ष में आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, किशोर साहब सही कर रहे हैं, नीतीश जी अब तो जागो। चिराग पासवान ने तो इस मामले में अपने बयान का चिराग ही बुझा दिया है। असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति जातिगत समीकरणों पर आधारित है। यहाँ पर विकास के नाम पर ढेला काम किया जाता है। जाति के नाम पर चुनाव में सभी नेताओं की जाति जाग जाती है। लेकिन क्या इन आरोपों से प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिहार चुनाव नवंबर के 2025 में है। सी वोटर फोर्स में तेजस्वी को जो है 25 से 41%, नीतीश कुमार को 15 से 27%, किशोर को 15 से 22% जो है मुख्यमंत्री के बनने का पोल मिला हुआ है। जन स्वराज का उदय और एनडीए महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती बनी हुई है, और इसके अलावा एमआईएम और मायावती भी बनी हुई है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो अगले वीडियो मेरा देखना मत भूलिएगा आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार की राजनीति के लिए। इसके बाद जो प्रशांत किशोर की रणनीति एक्सपोज पर टिकी हुई है, भ्रष्टाचार का उजागर करती है, वोट बटोरना चाहते हैं। यह आरोप एनडीए की एकजुटता को तोड़ सकता है, खास करके कुशवाहा वोटरों पर। नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है कि 1995 में चौधरी के समर्थन में उतरे थे, आज क्यों चुप है? क्या वे इस्तीफा लेंगे? राज्यपाल से मुलाकात कल होगी। कोर्ट में याचिका दायर होने पर केस फिर खुल सकता है। अब इस्तीफा लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। अब बस अपनी अपनी जाति कैसे सेट करना है, यह देखने वाली बात रहेगी। बिहार की पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है। कुशवाहा समुदाय 10 से 12% वोटर है। 1995 का केस जातिगत रंजिश था। पीड़ित परिवार आज भी न्याय मांगते हैं, और एक पीड़ित के बेटे ने कहा कि चौधरी तो मंत्री बन गए, लेकिन हमें भूल गए। किशोर ने आवाज दी है। कानूनी पहलू यह है कि फौजदारी के केस में आईपीसी 420 सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के कंटेंट ऑफ केस में अगर साबित हुआ तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, यह निश्चित है। अगर ऐसा होता है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। प्रशांत किशोर 2011 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 में मोदी को जिताया, 2015 में अखिलेश राहुल को सराही और फिर ममता बनर्जी का साथ दिया। अब 2022 में जन स्वराज उन्होंने लॉन्च किया है। उनकी लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज्यादा है, और यह हमला उनके क्लीन अप कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें कितना वो सफल होते हैं यह देखने वाली बात रहेगी। अगर चौधरी गिरफ्तार होते हैं तो एनडीए संकट में आ सकता है। किशोर का जन स्वराज 50 से 60 सीटों में तब्दील हो सकता है, पूर्ण ट्रेंड बदल सकता है, लेकिन ये तो चमत्कार ही होगा। बिहार की पूरी राजनीति विकास को ठेंगा दिखाती है। पहले धर्म के नाम पर चालू होती है, हिंदू मुस्लिम का एंगल बनाया जाता है, फिर इसके बाद जाति का जहर बोया जाता है, जाति की ऐसी भांग पिलाई जाती है कि पूरा बिहार इसमें मदहोश हो जाता है, और अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार, पलायन सब भूल जाता है। याद रहेगा तो सिर्फ उसकी जाति उसको याद रहेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, उसके दूसरे दिन बाद जब यह नशा टूटता है तो उसको मालूम चलता है कि उसने क्या खो दिया है। और इस बार यह नशा मत कीजिए, विकास पर उड़ दीजिए, जाति धर्म पर उड़ मत करिए, वरना अगली छठ आपको अपने पिता, पति, भाई, बेटा के बिना ही मनाना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर करना तो भूलिए ही नहीं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।